हाँ छात्रों, जैसा कि पूर्व में आपको अध्याय 2 के संदर्भ में जानकारी दी जा रही थी, जिसका अध्याय का शीर्षक था क्रांति की शुरुआत। तो पूर्व में जैसा कि आपको अध्ययन कराया था और अध्याय 2 के छूटे हुए शेष जो जानकारी है आज आपको दी जा रही है। जैसा कि 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों और कर्तव्यों और बंधनों वाली समानती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया, है ना। फिर जैसे पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया, ठीक। और साथ में धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई थी, है ना। ये आपको पूर्व में अध्ययन कराया था जैसे। तो इसी के संदर्भ में इसी प्रकार क्या हुआ था फिर ये सब कुछ होने के पश्चात इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ आ गई थी, है ना। जब सरकार के हाथ में 20 अरब संपत्ति की आ गई थी, फिर क्या हुआ था, अब इसके आगे जो है अब अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। उसके पश्चात क्या हुआ था, जो फ्रांस संवैधानिक था वो राजतंत्र बन गया, है ना। तो जैसा कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 में, कब, सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, है ना। जब सम्राट की शक्तियों को सीमित करना और एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया था, है ना। फिर क्या हुआ, इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई थी। क्या हुआ, फिर इसके पश्चात फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, है ना। जैसा कि अपन ने पूर्व में अध्ययन कराया था, लोकतंत्र के संदर्भ में वो अलग था विषय, लेकिन इतिहास से संबंधित है, परंतु फिर भी इस संदर्भ में जानकारी आपको ये दी जा रही है। फिर क्या हुआ, जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी ये जानकारी अब आपको दी गई है। जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधिक पालिका। तो इनके संदर्भ में जैसे न्यायपालिका का कार्य कौन देखते हैं, न्यायाधीश देखते हैं। और कार्यपालिका का कार्य कौन देखते हैं, सम्राट देखते हैं। साथ ही यहाँ पर नियंत्रण के लिए कौन रहते हैं, विधायिका, जैसे नेशनल असेंबली, है ना। तो इसमें सदस्य थे उस समय, कितने सदस्य थे, 745 सदस्य थे। इसी प्रकार से जो है वोट से संबंधित है, मंत्री हो गए, उनका नियंत्रण भी इसी प्रकार से इसमें रहता है। वोट निर्वाचन, जैसे 50,000 पुरुष। इसी प्रकार से सक्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त लोग, है ना। तो 2.8 करोड़ थे, है ना। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे, ठीक है। अच्छा, जो निष्क्रिय नागरिक थे वो मताधिकार प्राप्त नहीं, उनको मताधिकार प्राप्त नहीं था, है ना। मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि वो निष्क्रिय लोग थे। इसलिए लगभग 30 लाख पुरुष एवं महिलाएं और बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था कि वो मताधिकार का उपयोग अपना कर सकें, है ना। ठीक इसी प्रकार फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। किनको सौंप दिया था, कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया था। फिर उसके बाद में नेशनल असेंबली जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। जो नेशनल असेंबली थी जिनको सौंप दिया गया था उन्हें वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी और सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे। क्या होता था, पहले जो सर्वप्रथम नागरिक जो हैं एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। अच्छा, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। जैसा कि हमने अभी आपको चित्र के माध्यम से जानकारी दिया, कुछ निष्क्रिय थे, है ना। इसी प्रकार से सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था।
अच्छा, जैसे कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जी सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकते कर चुकाते थे, है ना? जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, ऐसे नागरिकों को मत का अधिकार था। शेष जो पुरुष एवं महिलाएं थी, जो निष्क्रिय नागरिक थे, है ना? तो निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था उन्हें, है ना? अलग अलग किया गया था, जो निष्क्रिय थे, जो सक्रिय थे, है ना? तो इसी प्रकार से निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उस श्रेणी में होना जरूरी था। करदाता की श्रेणी में होने से ये है कि उनको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। जैसा कि निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्च श्रेणी में होना जरूरी था, है ना? तो लोगों के करदाताओं की उच्च श्रेणी में होना जरूरी था। इसी प्रकार से संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। कैसे शुरू हुआ था? जो संविधान था, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जैसा कि जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था, है ना? तो आहरणीय अधिकार के रूप में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। क्या थे? ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। साथ ही और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, है ना? ये जो अधिकार थे, इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, है ना? तो जैसा कि आपको अध्ययन कराया, अब इसके पश्चात जैसे कि अपन राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में जानकारी देते हुए, जैसे राजनीतिक प्रतीकों के मायने, अब आपको बताने जा रहे हैं राजनीतिक प्रतीकों के मायने। अच्छा, इसमें क्या था? 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे। क्या था? जो 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री और पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए क्या होता था? इसलिए जो महत्वपूर्ण विचार हैं, उनका प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय अक्सर आकृति एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। आकृति से तात्पर्य चित्रों का, कि वो उनकी आकृति बना दी जाती थी और उनका अक्सर आकृति एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, है ना? तो उनका उपयोग करके इनको जानकारी दे दी जाती थी। जैसा कि ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। अनेक प्रतीकों का मतलब अनेक प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया। उस संदर्भ में विषय से संबंधित उन्होंने अनेक प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया ताकि लोग बाग समझ जाएं। चूंकि पूर्व में क्या है, 18वीं सदी में अधिक पढ़े लिखे लोग बाग नहीं होते थे, है ना? शिक्षित नहीं होते थे, कहने का तात्पर्य। इसलिए आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, टूटी हुई जंजीर, ये जो जंजीर है दो हिस्सों में देख रहे हैं आप। जिस तरीके से एक मुलजिम को एक पुलिस वाला पकड़ कर ले जाता है तो हथकड़ी लगाता है, तो इसी प्रकार से ये एक जंजीर बनी हुई है। तो ये टूटी हुई जंजीर है। तो इस टूटी हुई जंजीरों में क्या है कि दांसों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। जो दांसे होते थे ना, तो दांसों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। मतलब जो टूटी हुई हथकड़ी है, उनकी आज़ादी का प्रतीक है ना? इसी प्रकार से जैसे छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, है ना? तो जैसे छड़ों को बर्फीदार गट्ठर से क्या तात्पर्य है कि अकेले छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे एक छड़ है तो उसको आसानी से
तोड़ा जा सकता है, परंतु अगर उसमें अनेक प्रकार की ज़्यादा छड़ें मिला दी जाएं और तोड़ा जाए तो उसको फिर तोड़ना असंभव हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता, है ना। यही इसीलिए कहा गया है एकता में ही बल है। तो जो एकता है, एकता में बल होती है। जिस तरीके से अपन हाथ की उंगलियां जो है पांचों अगर मुट्ठी बांध लेते हैं तो इसको सामने वाला खोलने में विवश हो जाता है, खोलने पर भी नहीं खोल पाता है। इसी प्रकार से एक छड़ जो है अगर उसको अपन तोड़ते हैं तो आसानी से टूट सकती, परंतु अगर उसमें अनेक छड़ मिला दी जाए तो नहीं तोड़ पाएंगे अपन, है ना। इसीलिए इसको कहा गया कि एकता में बल। अच्छा, अब इसके पश्चात जो है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें। आप एक ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज में जो है रोशनी बिखेरती हुई आंखें दिख रही हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि सर्वदर्शी आंख का ज्ञान प्रतीक है। क्या है इसमें? सर्वदर्शी आंख जो है आंख का ज्ञान प्रतीक है। जैसे सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं, इसी प्रकार से अपनी आंखों से अपन ये सर्व आंख ज्ञान का प्रतीक ज्ञात करते हैं, यह आभास होता है। इसी प्रकार से जैसे ये दिया हुआ है चौथे नंबर के चित्र में कि राजदंड, तो शाही सत्ता का जो प्रतीक है, जो शाही सत्ता होती थी पहले तो उसका ये प्रतीक है राजदंड, है ना। जैसे और ये आप देख रहे हैं पांचवा चित्र की अपनी पूंछ मुंह में लिए, पूंछ मतलब मुंह में लिए सांप। तो इसका तात्पर्य यह है कि सनातनता का प्रतीक है, ये सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, है ना। तो अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। जैसे